मेरी पत्नी एक सीईओ है जिन्हें बस पैसा कमाने से मतलब था, घर परिवार से नहीं। इस डर से कि मैं पूरी जिंदगी अकेला न रह जाऊं, बूढ़े साहब ने जबरदस्ती मेरी शादी एक शानदार फिगर वाली महिला सीईओ से करवा दी। हर महीने समय पर मेरे खाते में 10 लाख जेब खर्च आ जाता था। पत्नी घर नहीं आती थी और मेरे पास खर्च करने के लिए ढेर सारे पैसे होते थे। ऐसी जन्नत जैसी जिंदगी किसे पसंद नहीं होगी। लेकिन उस दिन मैं अपने दोस्तों के साथ रात 3 बजे तक पार्टी करके लौटा। नशे में धुत होकर जैसे ही मैंने घर का दरवाजा खोला और लाइट जलाई, देखा कि एक बेहद खूबसूरत लड़की मेरे बिस्तर पर शांति से बैठी मुझे ठंडी नजरों से घूर रही थी। उसने कहा, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। मैं डर के मारे बुरी तरह घबरा गया। तुरंत पीछे मुड़कर दरवाजा लॉक किया और पुलिस को फोन करने के लिए मोबाइल निकाल ली। शेन शिंगहुई, कहीं तुम मुझे पहचानना तो नहीं भूल गए? मैंने कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, तुम खत्म हो। किसी के घर में गैर कानूनी तरीके से घुसने की सजा भुगतने के लिए तैयार रहो। उसने कहा, शेन शिंगहुई, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। हाँ, सच तो ये था कि मेरी एक ऐसी पत्नी थी जिससे मैं आज तक कभी मिला ही नहीं था। उसने पूछा, मेरे घर पर न रहने के दौरान तुमने बड़ी आराम की जिंदगी बिताई है ना? वह गहरे रंग की रेशमी नाइट ड्रेस पहने बिस्तर पर बैठी थी और उसकी गोरी लंबी टांगें एक दूसरे पर रखी हुई थीं। मैंने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, बस आज ही दोस्तों के साथ थोड़ी सी पार्टी करने गया था और संयोग से तुमने देख लिया। सच में, तुम यकीन करो, तुम्हारे न होने पर मैं बहुत ईमानदारी से अकेले घर संभाल रहा था। बेशक ये सब झूठ था। उसने मुस्कुराकर कहा, सच? इस दौरान मेरे पति को तो बहुत तकलीफ हुई होगी। तो फिर क्यों न मैं तियानची से वापस आकर यहीं रहने लगूं? मैं घबरा गया। क्या? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। उसने पूछा, क्यों? क्या तुम नहीं चाहते कि मैं वापस आऊं? मैंने कहा, नहीं, मेरा मतलब ऐसा नहीं है। बस घर कंपनी से बहुत दूर है। मुझे चिंता है कि तुम्हें रोज आने जाने में बहुत थकान होगी। उसने तुरंत कहा, अगर ऐसा है तो कल अपना सामान समेटो और मेरे साथ आकर रहने लगो। पता नहीं उसके उस सामान्य से लहजे में इतनी डराने वाली बात कैसे निकल गई। क्या मेरी शादी के बाद की शानदार आजादी इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? उसका रवैया बिल्कुल अडिग था। मुझ में उससे बहस करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए फिलहाल मान जाना ही पड़ा। जब मैं नहाकर बाहर आया तो देखा कि वो अभी तक सोई नहीं थी। उसने बिस्तर थपथपाकर मुझे अपने पास आने का इशारा किया। मैं बनावटी मुस्कान के साथ बेहद झिझकते हुए उसके बगल में लेट गया। लाइट बंद होते ही वो मेरी तरफ पलटी और मुझे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। उसकी अनजानी खुशबू ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। मेरा पूरा शरीर लकड़ी की तरह अकड़ गया। शादी की पहली रात भी हम एक ही बिस्तर पर थे, लेकिन उस दिन वो इतनी नशे में थी कि उसे कुछ होश ही नहीं था। सुबह उठते ही वो गायब हो गई थी। इसलिए ये पहली बार था जब हम दोनों पूरी तरह होश में एक ही बिस्तर पर साथ लेटे थे। उसने धीमे से कहा, इन दिनों मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। मैं डर के मारे जरा भी हिल नहीं पाया। मन ही मन रोते हुए बस यही चिल्ला रहा था, अरे इतनी सी बात है, प्लीज आगे भी मुझे ऐसे ही नजरअंदाज करती रहो। मुझे सच में कोई परेशानी नहीं है। बहुत देर सोचने के बाद मैंने तय किया कि उससे ईमानदारी से बात करनी चाहिए। मैंने सावधानी से उसका हाथ पकड़कर कहा, दरअसल मैं जानता हूँ कि हमारी शादी सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप की वजह से हुई है, प्यार की वजह से नहीं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि तुम घर नहीं आती। सच में, मैं बहुत खुले विचारों वाला हूँ, इसलिए अगर तुम वापस नहीं आना चाहो तो भी कोई बात नहीं। मुझे तो लगता है कि पहले जैसा ही ठीक था। तुम्हारा क्या कहना है? काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सिर्फ उसकी धीमी और स्थिर सांसों की आवाज सुनाई देती रही। जब यकीन हो गया कि वह सो चुकी है तो मैंने अंधेरे में मोबाइल ढूंढा और दोस्तों से सलाह लेने की सोची कि अपनी शादी के बाद की आजादी कैसे बचाऊं। लेकिन इस औरत ने मुझे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था कि लाख कोशिशों के बाद भी मैं छूट नहीं पाया। शायद मेरी हरकतों से उसकी नींद खुल गई। उसने उनींदी हालत में मुझे और भी कसकर गले लगा लिया और बड़बड़ाई, अच्छे बच्चे मत हिलो, मुझे कल सुबह जल्दी उठकर मीटिंग में जाना है। उसकी आवाज इतनी मधुर थी कि मेरा तो दिल ही पिघल गया। मेरी तो जान ही निकलने वाली थी। जब समय देखा तो सुबह के 4 बज चुके थे। मैंने सोचा अब और परेशान होने का कोई फायदा नहीं, पहले सो ही जाता हूँ। मेरा इरादा था कि सुबह उठकर उससे आराम से बात करूंगा, लेकिन मैं इतनी गहरी नींद सोया कि वो कब निकल गई मुझे पता ही नहीं चला। आखिरकार जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज से मेरी नींद खुली। मिस्टर शेन, नमस्ते, मैं मिकाई की सेक्रेटरी हूँ। उन्होंने मुझे आपका सामान पैक करके ले जाने के लिए भेजा है। मैंने हैरानी से कहा, रुको, मुझे इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता? उसने जवाब दिया, बाकी जानकारी के लिए कृपया आप खुद मिकाई को फोन कर लीजिए। फिर उसने एक आदेश दिया और तुरंत घर बदलने वाले मजदूर एक एक करके अंदर आने लगे। वे मेरी एक एक चीज उठाकर बाहर ले जाने लगे। मेरा तो गुस्से से बुरा हाल हो गया। लोगों ने मेरी इजाजत के बिना ही मेरा सामान छूना शुरू कर दिया। सब लोग, मेरा सामान नीचे रख दो, मेरा सामान ले जाना है तो पहले मुझे उठाकर ले जाओ, जाओ। मैं जिद में आकर सूटकेस पर जोर से बैठ गया और हिलने से साफ मना कर दिया। इसे ही उठाकर ले चलो। अरे तुम जानवर हो क्या? मैं बस अपने नाइट सूट में किसी शुभंकर की तरह सूटकेस पर बैठा हुआ जबरदस्ती उठाकर उस बड़े कैमोफ्लाज वाले घर में पहुंचा दिया गया। शाम को जब मीकाई काम से वापस आई और मुझे इस हालत में देखा तो वो भी चौंक गई। मैंने मुस्कुराते हुए अपने बिखरे बाल ठीक किए, उसे एक झटके में दीवार से लगा दिया और गुस्सा दबाते हुए पूछा। मैंने कहा, हम कोई दबंग सीईओ वाला ड्रामा तो नहीं कर रहे हैं,
है ना? तुम कोई भी काम करने से पहले कम से कम मेरी राय तो पूछ सकती थी। मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, इसमें किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? क्या तुम्हें कोई आपत्ति है? मैं तुम्हें नहीं है। जहाँ मैं दांत पीसते हुए गुस्से से भरा था, वहीं मीकाई का मूड बहुत अच्छा था। उसने आराम से अपना कोट उतारा। मेरी नजर अचानक उसकी पतली कमर और खूबसूरत शरीर पर पड़ गई और मैं अपनी ही लार से बुरी तरह खांसने लगा। मैंने जल्दी से नजरें फेर ली, अपना तपता हुआ चेहरा ढक लिया और पास के बाथरूम में छिपने के लिए बढ़ गया। उसका वो कमाल का शरीर, ऊपर से फॉर्मल कपड़े और उसका ठंडा शांत चेहरा, उसका आकर्षण चरम पर था। उसे देखते ही इंसान अपनी सुध बुध खो दे। लेकिन अगले ही पल मीकाई हल्का सा मुस्कुराई। उसने आराम से अपनी शर्ट के 2 बटन खोले और तेजी से आगे बढ़कर मेरा रास्ता रोक लिया। तुम क्या करना चाहती हो? उसने सिर थोड़ा उठाकर मेरे करीब आना शुरू किया। उसकी गर्दन से आती ताजा खुशबू सीधे मेरी सांसों में भर गई। उसके अनदेखे दबाव से मैंने कसकर अपनी आंखें बंद कर लीं। तुम्हें क्या लगता है मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं घबराकर चिल्लाया। उसे जोर से धक्का दिया और भागकर बाथरूम में घुस गया। जैसे ही मैंने दरवाजा बंद किया, बाहर से उसकी बेबस सी हल्की हंसी सुनाई दी। ये सुनकर तो मैं बिल्कुल सुन्न रह गया। क्या वो मुझे इतना कमजोर समझती है? मैंने ये सारी बात हे चांग को बताई। उसने मेरा खूब मजाक उड़ाया और उसी समय तय कर लिया कि आज रात मुझे दुनिया दिखाने ले जाएगा। आधी रात थी। मैं मीकाई के गहरी नींद में सो जाने का इंतजार करके अंधेरे में कपड़े बदलने लगा। जूते हाथ में उठाए और चुपके से निकलने ही वाला था कि जैसे ही दरवाजे का हैंडल छुआ, ड्राइंग रूम की लाइट जल गई। मैं पकड़े गए चोर की तरह वहीं जम गया। कहाँ जा रहे हो? वो अगर मैं कहूँ कि मैं कूड़ा फेंकने जा रहा हूँ तो क्या तुम मानोगी? ऐसे कपड़े पहनकर कूड़ा फेंकने? अंदर आओ और आराम करो। बाद में समझ आया कि मैंने बेकार ही ज्यादा सोच लिया था। उसने जो सोने की बात कही थी, उसका मतलब सचमुच सिर्फ सोना ही था। उसने मुझे गले तक नहीं लगाया। शायद वह नाराज थी, लेकिन फिर मैंने सोचा अगर उसके मन में कुछ हो भी तो मेरे मन में तो वैसा कुछ नहीं है। रहने दो। जब हे चांग को यह पता चला तो उसने फिर मेरा मजाक उड़ाया। तुम्हारी पत्नी इतनी खूबसूरत है और तुम फिर भी खुद को रोक लेते हो। शेन शिंग हुई। कमाल हो तुम। मैं शर्म और गुस्से से भर गया। तुरंत फोन बंद कर दिया। आधी रात को कैसी कैसी बातें कर रहा था। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मैं हैरान रह गया। सचिव मेरे घर के ड्राइंग रूम में आराम से बैठा काम कर रहा था। तुम यहाँ क्यों हो? मीकाई ने मुझे भेजा है। बाकी बातों के लिए कृपया आप खुद उनसे संपर्क करें। जब मैं तैयार होकर बाहर जाने लगा तो सचिव ने भी अपना लैपटॉप बंद किया और मेरे पीछे चल पड़ा। क्या तुम भी जा रहे हो? क्या आप जा रहे हैं? मेरे जाने और तुम्हारे जाने का क्या संबंध है? आप जाएंगे या नहीं? ये तय होने के बाद ही मैं तय कर सकता हूँ कि मुझे जाना है या नहीं। अब तो पूरी बात समझ आ गई। ये आदमी मेरी निगरानी करने आया था। मैं गुस्से से आग बबूला हो गया और तुरंत मीकाई को फोन लगाया। हेलो मीकाई, ये क्या कर रही हो? तुमने मेरी जासूसी करने के लिए किसी को भेज दिया? जासूसी नहीं, तुम्हारा साथ देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मेरे कोई दोस्त नहीं है जो तुम्हें किसी को मेरा साथ देने भेजना पड़ा? अभी उसे वापस बुलाओ। ठीक है, समझ गई। मैं उसे 2 घंटे बाद वापस आने के लिए कहती हूँ। 2 घंटे बाद क्यों? ये बात मुझे तब समझ आई जब मैंने देखा कि मीकाई खुद दौड़ती हुई आई और सचिव से ड्यूटी बदल ली। तब मुझे एहसास हुआ कि वह मुझे एक पल के लिए भी अकेला छोड़ना नहीं चाहती थी। अब मैं क्या करूँ? मेरी पत्नी तुम्हारी ठीक से देखभाल नहीं कर पाई। जब मैं पूरी तरह निराश होकर किस्मत के आगे हार मान चुका था, तभी हालात बदल गए। मीकाई विदेश में बिजनेस ट्रिप पर गई थी और अगले ही दिन खबरें छा गईं कि उसने एक रहस्यमय हैंडसम आदमी के साथ रात बिताई। मैं घर में खुशी से उछलने कूदने लगा और तुरंत वकील को फोन करके तलाक के बारे में पूछने लगा। मिस्टर शेन, क्यों न पहले आप हाँस लें, फिर हम सलाह शुरू करें? कोई बात नहीं, मैं थोड़ी देर में सारी जानकारी आपके फोन पर भेज दूंगा। धन्यवाद, सच में धन्यवाद। पत्नी पैसे भी देती है, घर भी नहीं आती और आखिर में गलती भी उसी की निकली। इससे मजेदार बात और क्या हो सकती है? मैं बेसब्री से हे चांग को फोन करके बोला, भाई आज रात पार्टी करते हैं। आखिरकार मैं फिर से आजाद होने वाला हूँ। तुम सच में खुश हो या बस दिखावा कर रहे हो? बिल्कुल सच में खुश हूँ। मैं आजाद होने वाला हूँ। इस बार शायद मेरा मीकाई से तलाक भी हो जाए और अगर ऐसा नहीं भी हुआ तो कम से कम इस घटना को बहाना बनाकर उसे हमेशा के लिए अपने से दूर रख सकता हूँ। मेरी हंसी उसी पल रुक गई जब सफर की थकी हुई मीकाई मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। मीकाई वापस आ गई। मैं बाद में बात करता हूँ। उसकी लाल आंखें आंसुओं और खून उतर आने से भरी हुई थीं। वह अविश्वास से मुझे देख रही थी, यहाँ तक कि डर के मारे 2 कदम पीछे हट गई। जो बातें तुमने अभी कही, क्या वे सच थीं? तुम्हें क्या हुआ? बात मत बदलो। मैं पूछ रही हूँ, जो तुमने अभी कहा वह सच था या झूठ? मैं इतना घबरा गया कि कुछ बोल ही नहीं पाया। उसकी आंखों में निराशा और गहरी होती गई। आखिरकार वह पूरी तरह टूटकर मुड़ी और जोर से दरवाजा बंद करके चली गई। वह रो रही थी, रोते हुए मुझसे पूछ रही थी कि क्या वे सब बातें मेरे दिल की थीं। मैं समझ ही नहीं पा रहा था। ये कितना अजीब था। वो ऐसा व्यवहार क्यों कर रही थी? लगता है वो सचमुच तुमसे प्यार करने लगी है। तो फिर वो किसी दूसरे आदमी के साथ रात क्यों बिताती? अगर वो तुम्हें ढूंढने गई थी तो इसका मतलब है कि वो खबर जरूर कोई गलतफहमी थी। लेकिन वो तुमसे प्यार क्यों करती है? इस सवाल का जवाब तो शायद भगवान ही दे सकते हैं। बाद में सच्चाई सामने आ गई। जिस हैंडसम आदमी की चर्चा थी वो तो बस एक कर्मचारी था जिसे मजबूरी में साथ भेजा गया था।
अब इस पूरी कहानी में गलती सिर्फ मेरी ही बची थी। मीकाई ने ठान लिया था कि वो मुझसे नहीं मिलेगी। उसने सुरक्षा गार्डों को मेरा चेहरा ऐसे याद करा दिया जैसे मैं कोई वांछित अपराधी हूँ। मजबूर होकर मुझे अपनी भरोसेमंद सचिव शू छिंग की मदद लेनी पड़ी। मैं सफेद बालों वाली नकली विग पहनकर अंदर घुसने की कोशिश करने लगा। बहन शू, आज अपने पिताजी को भी दफ्तर लेकर आई हो? हाँ, आज मैं अपने पिताजी को कंपनी दिखाने लाई हूँ। हम दोनों बस अंदर घुसने ही वाले थे कि मीकाई तेजी से हमारे पास से गुजर गई। विशेष समय चल रहा है, किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की अनुमति नहीं है। शू छिंग, 3 मिनट के अंदर कॉफी खरीदकर मेरी मेज पर रख दो, नहीं तो कल से आने की जरूरत नहीं। अगले ही पल मीकाई लिफ्ट में चली गई। शू छिंग कॉफी खरीदने भागी और मुझे चौकन्ने सुरक्षा गार्डों ने बाहर ही रोक लिया। मीकाई, इस बार तुम जीत गई। उसी दिन दोपहर में शू छिंग ने फिर मुझे खबर दी। शाम 4 बजे मीकाई गु मेंशन में एक क्लाइंट से मिलने जाएगी। वहाँ बिना बुकिंग के किसी को अंदर नहीं जाने दिया जाता। मैंने अपने एक दोस्त की मदद से मीकाई के बगल वाला प्राइवेट कमरा बुक करवा लिया, लेकिन शाम के 6 बज गए। मीकाई कहीं दिखाई नहीं दी। मैंने तुरंत शू छिंग को संदेश भेजा। क्या हुआ? उसने जवाब दिया, वे तो आए थे, अभी किसी ने बताया कि उनकी मीटिंग खत्म हो गई है और वे वापस भी जा रहे हैं। मैं भागकर कमरे से बाहर निकला, लेकिन मुझे सिर्फ उसकी दूर जाती हुई कार दिखाई दी। कहने की जरूरत नहीं थी, ये भी मीकाई की ही चाल थी। सर, आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया मिस्टर मी को मना लीजिए। मैं अब और घर पर उलझना नहीं चाहता। तभी दूसरी ओर पिताजी का संदेश मौत के फरमान की तरह मेरे फोन पर चमका। मुझे ये मत कहना कि तुम दोनों की अब तक सुलह नहीं हुई। सिर्फ इतने से शब्द पढ़कर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत जवाब दिया, हो गई, हो गई। दादाजी के जन्मदिन पर हम दोनों जरूर आएंगे। फोन नीचे रखते रखते मैं पसीने से तर हो चुका था। अब मीकाई को मनाना सबसे जरूरी काम था। मैंने शू छिंग से मीकाई के होटल की जानकारी मांगी। उसने तुरंत भेज दी और साथ में एक संदेश भी लिखा, सर, मैं अपनी जान जोखिम में डालकर आपको ये जानकारी दे रही हूँ। हिम्मत मत हारिए, पूरी कोशिश कीजिए, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। शाम 7 बजे मैं होटल की तरफ दौड़ा, लेकिन रास्ते में भयंकर ट्रैफिक जाम मिल गया। सर, मिस्टर मी को अचानक बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ा है। वो अब एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। आप चाहें तो घर लौट जाइए और उनके वापस आने का इंतजार कीजिए। वो कब लौटेंगी? 18 तारीख को। 18 तारीख यानी शनिवार। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। मैं गाड़ी का दरवाजा खोलकर एयरपोर्ट की ओर दौड़ पड़ा। 100 मीटर भी नहीं भागा था कि दम निकल गया। तुरंत एक साझा साइकिल उठाई, ट्रैफिक से निकलकर टैक्सी पकड़ी और किसी तरह एयरपोर्ट के वेटिंग लाउंज तक पहुंच गया। वो वहां बैठी हुई थी, कानों में ईयरफोन लगाए वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। मैं दीवार का सहारा लेकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरे फेफड़े फट जाएंगे। तभी अचानक किसी ने बहुत हल्के से मेरी पीठ थपथपाकर मेरी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा। उसने फोन काट दिया था, ईयरफोन उतार दिए थे और चुपचाप मेरे पीछे खड़ी मुझे देख रही थी।